नमस्कार दोस्तों, पीसीबी बाबा चैनल के इस वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्रिया के बारे में देखने वाले हैं और इससे पहले हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण के बारे में पढ़ा। क्रिया के पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण को देख लें तो क्रिया को और भी अच्छी तरह से आप जान पाएंगे। तो चलिए हम क्रिया को पढ़ते हैं। पहला लिखा है क्रिया की परिभाषा। ऐसे शब्द जो हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है जिसमें क्या हो रहा है, एक बच्चा किताब को पढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या कार्य कर रहा है बच्चा, यह किताब को पढ़ रहा है। तो पढ़ना क्या कहलाएगा, पढ़ना कहलाएगा क्रिया। तो पढ़ना नाम का शब्द हमें क्रिया के करने का बोध करा रहा है, किसी कार्य के करने का बोध करला रहा है। इसी की वजह से पढ़ना शब्द क्या है, वह शब्द क्रिया है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे लिखा है पढ़ना, पढ़ना क्रिया है। वैसे ही लिखना, लिखना क्रिया है। खाना, पीना, खेलना, सोना आदि ये शब्द क्या है, ये शब्द क्रिया है। और भी क्रिया के उदाहरण देखते हैं। जैसे राकेश गाना गाता है। गाना गाने में जो गाता है लिखा है, ये गाना ही क्या है, यह है क्रिया। वैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो इसमें पढ़ना जो है ये क्या है, क्रिया है। वैसे ही नाचना, चलना, दौड़ना, यह जो शब्द होते हैं वही शब्द क्या कहलाएंगे, वही शब्द क्रिया कहलाएंगे। क्रिया जो है हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है। क्रिया के रूप की वजह से हमें ये पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है या भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होगा। क्रिया का निर्माण जो है, सबसे लास्ट लाइन जो आप देखें लिखा है क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तो क्रिया बन जाती है। अब यहाँ पे धातु क्या होता है, ये हमारे माइंड में फट से क्वेश्चन उठेगा। तो हम धातु को इसी वीडियो में बहुत अच्छी तरह से 2-5 मिनट के बाद समझेंगे। उससे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है, क्रिया को संज्ञा और विशेषण से भी बनाया जाता है। संज्ञा किसी नाम के, किसी व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। और विशेषण जो विशेषता बतलाता है संज्ञा की, उसे कहते हैं विशेषण। तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं क्रिया के भेद। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिया के भेद जो है रचना तथा संरचना के आधार पर अलग अलग हैं। मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्रिया के भेद रचना तथा संरचना के आधार पर अलग अलग है। रचना के आधार पर क्रिया के मुख्यतः 2 भेद हैं। कौन कौन से, अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में क्या होता है उसको एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे श्याम पढ़ता है, श्याम क्या करता है, श्याम पढ़ता है। अब मैं पूछूं कौन पढ़ता है तो आप बोलेंगे श्याम पढ़ता है। अब श्याम क्या है, श्याम एक संज्ञा है। मैंने अभी आपको बताया किसी व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे व्यक्ति का नाम है तो ये क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर व्यक्ति के नाम को जिसे हम संज्ञा कहते हैं उसे यहाँ पर बोला गया है कर्ता। और पढ़ना क्या होगा, क्रिया होगा, मैंने भी बताया। तो यहाँ पे बतलाया गया है कि जब क्रिया का फल कर्ता के ऊपर आता है, किसके ऊपर, कर्ता के ऊपर। क्रिया का फल जब कर्ता के ऊपर आए तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जब क्रिया का फल कर्म पे आए। अब आपके माइंड में क्वेश्चन उठेगा कर्म किसे कहते हैं, तो उसे हम आगे देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये तो जान लें क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है तो कर्ता को हम अच्छी तरह से समझ जाएं। कर्ता जो है वह जो है नाम को हम कर्ता यहाँ पे कह रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु तथा पदार्थ के नाम को जो संज्ञा कहते हैं उसी संज्ञा को हम यहाँ पे कर्ता कह रहे हैं। और यहाँ पे क्रिया का फल जो है कर्ता के ऊपर पड़ने के कारण इसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे लिखा है कर्मक क्रिया के उदाहरण। जैसे पहला है राजेश दौड़ता है। पहले में लिखा है राजेश दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ना क्या है, क्रिया है। और क्रिया का फल किसके ऊपर जा रहा है, राजेश के ऊपर। तो यहाँ पे क्रिया का फल राजेश, जिसको हम यहाँ पे कर्ता कह रहे हैं, तो क्रिया का फल कर्ता पे पड़ने के कारण इसे कहेंगे हम अकर्मक क्रिया। उसी तरह रेंगता है, रेंगना क्या है, क्रिया है। और ये क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, सांप के ऊपर। तो सांप भी क्या है, एक कर्ता है। इसी के कारण इसे हम कहेंगे अकर्मक क्रिया। उसी तरह हंसना, पूजक, ये हो गया। चिल्लाना, मेघनाथ लजाता है, रावण बचाता है, राम। तो यहाँ पर सारे क्रियाओं का फल किसी न किसी कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो याद रखिएगा एक बात, क्रिया का फल
जब कर्ता पर पड़ता है तो उसे ही हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। तो हम अकर्मक क्रिया को अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ पे आते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? याद रखिए एक बात, सकर्मक क्रिया में जो क्रिया होती है, क्रिया का फल कर्ता के ऊपर ना पड़कर सीधा कर्म के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर? कर्म के ऊपर। क्रिया का फल कर्ता के ऊपर ना पड़कर कर्म के ऊपर पड़ता है। अब इसे हम समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे यहाँ पे लिखा है विकास पानी पीता है। क्या लिखा है? विकास पानी पीता है। अब मैं यहाँ पर पानी मिटा दूँ और मैं बोलूँ विकास पीता है, तो यहाँ पे देखिए पीता है क्रिया है और क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? कर्म के ऊपर। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ? पानी बीच में ला देता हूँ। क्या ला देता हूँ? पानी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा विकास पीता है, लेकिन क्या पीता है वो? पानी पीता है। तो ये पानी क्या है? ये पानी कर्म है। ओके, और ये क्या है? ये क्रिया है, और ये विकास क्या है? कर्ता है। तो यहाँ पर कर्ता का फल क्रिया पे ना पड़ के डायरेक्ट कर्म पे पड़ रहा है, तो कर्म पे पड़ने के कारण इसे कहेंगे हम लोग सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? सकर्मक। याद रखिए अकर्मक में क्रिया का फल कर्ता के ऊपर पड़ता है और सकर्मक में क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है। आप नाम से भी समझ सकते हैं। सकर्मक में लिखा है कर्म के साथ स लगा है, अकर्मक में कर्म नहीं है इसलिए अकर्मक बोला है, सकर्मक में कर्म है इसलिए इसे सकर्मक कहा है। तो यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे रमेश फल खाता है, तो फल क्या है? फल है कर्म, और खाता है यह क्या है? क्रिया। वैसे ही सुदर्शन गाड़ी चलाता है, चलाना क्या है? क्रिया, और गाड़ी क्या है? कर्म। तो चलाने का चलाने का जो है वह फल किसके ऊपर आ रहा है? वह गाड़ी के ऊपर आ रहा है। वैसे ही नीचे मैं बाइक चलाता हूँ, चलाना किसके ऊपर आ रहा है? बाइक के ऊपर, ना कि मैं के ऊपर। तो ये सकर्मक क्रिया में जो क्रिया होती है, क्रिया का फल किसके ऊपर आता है? कर्म के ऊपर, और अकर्मक में क्रिया का फल आता है सीधा कर्ता के ऊपर। ये बात आप याद रखें। अब आगे चलते हैं। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के यहाँ पे दो भेद बतलाए गए हैं। पहला है एक कर्मक क्रिया, और दूसरा जो है वह है द्विकर्मक क्रिया। तो इनको भी हम देखते हैं। एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया में एक ही कर्म हो। क्या हो? एक ही कर्म हो, वह कहलाएगा एक कर्मक क्रिया। जैसे तुषार गाड़ी चलाता है। अब इसमें चलाना क्या है? चलाना है क्रिया, और कर्म कौन है? गाड़ी। तो यहाँ पर कर्म एक ही है। कर्म एक ही होने के कारण इसे कहेंगे एक कर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? सीधी बात, जिसमें दो कर्म हो, क्रिया एक हो लेकिन कर्म दो हो। एक कर्मक में क्या हो रहा था? क्रिया एक है और कर्म भी एक है, लेकिन द्विकर्मक में क्रिया एक है और कर्म दो है। यहाँ पर बतलाया गया है जो पहला कर्म होगा वो सजीव होगा और दूसरा कर्म निर्जीव होगा, क्योंकि द्विकर्मक में दो कर्म, तो पहला कर्म सजीव और दूसरा कर्म निर्जीव। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, श्याम ने राधा को रुपए दिए। तो यहाँ पर देखिए दो कर्म है, एक तो रुपए है, दूसरा है राधा। आप बोलेंगे कि राधा नाम है। आप देखिए यहाँ पर संज्ञा जो कर्ता बोला गया है, कर्ता एक ही है। यहाँ पे कर्ता एक ही को बोला गया है, बाकी दो को क्या बोला गया है? कर्म बोला गया है। आप इसको पहचानेंगे ऐसे कि जो पहला है उसको आप कर्ता मान लें, बाकी दूसरे को कर्म। याद रखिए दो नाम आ गए और एक क्रिया आ गई, तो क्या होगा? ये द्विकर्मक क्रिया। बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, उदाहरण देखिए कि एक कर्मक है कि द्विकर्मक। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो कर्म है या फिर जो क्रिया है, क्रिया यह क्या होती है? यहाँ पर आप यहाँ पे देखिए रुपए जो है यह निर्जीव कर्म है और राधा जो है ये सजीव कर्म है। तो राधा एवं रुपए यह दो कर्म आने के कारण इसे कहेंगे हम लोग द्विकर्मक क्रिया। आप लोग आई होप समझ गए होंगे। आप देखिए मैं फिर से समझा दूं, एक कर्मक क्रिया में क्रिया एक है और कर्म भी एक है, और द्विकर्मक में क्रिया एक है और कर्म दो है, और पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म निर्जीव होता है। आगे चलें। अब यहाँ पर देखिए क्रिया के संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्य भेद। संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्य भेद हम लोग ने अभी देखा। क्रिया के रचना के आधार पर कितने भेद थे? दो भेद थे। कौन कौन से? सकर्मक और अकर्मक। अब हम लोग संरचना के आधार पर क्रिया के मुख्य भेद देख रहे हैं। वे कौन कौन से हैं? वे हैं संयुक्त क्रिया, नाम धातु या नाम बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया।
अब इन्हें देखते हैं हम एक एक करके। संयुक्त क्रिया क्या बताया गया है? संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर जब किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए गए हैं, लेकिन हम इन्हें देखते हैं एक एक करके। बच्चा विद्यालय से लौट आया। अब इसमें क्रिया कौन है? लौट आया क्या है? क्रिया है। अब लौट आया में क्या है? दो या दो से अधिक क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए क्रियाएं दो हैं। कौन है? एक तो लौटना है, दूसरा है आना। जैसे मैं बोलूँ बच्चा विद्यालय से आ गया, या फिर मैं कहूँ बच्चा विद्यालय से लौटा, तो यहाँ पर लौटना और आना दोनों आ गया है, जिसको मिलाकर कह गया लौट आया। तो यहाँ पर जो लौटना है और आना है ये क्या है? ये दोनों क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर आप अगर इसको देखना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं। यह जो लौट आया में लौटना है यह क्या है? ये है कहलाएगा मुख्य क्रिया, और आया जो है ये कहलाएगा रंजक क्रिया। अब यह मुख्य क्रिया और जो रंजक क्रिया है यह दोनों क्या है? क्रियाएं हैं, और इन दोनों को मिलाकर ही बनती है संयुक्त क्रिया। मेन एकदम सिंपल है कि संयुक्त क्रिया का मतलब क्या होता है? दो चीज़ जिसमें जुड़े हुए हों, और वो दो चीज़ कौन सी हैं? एक तो है मुख्य क्रिया और दूसरी है रंजक क्रिया। तो मुख्य क्रिया इसमें है लौट, और रंजक क्रिया है आया। रंजक क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? सहायक क्रिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप नीचे देखिए, माता जी बाजार से आ गई, यहाँ पर जो लिखा हुआ है देखिए, माता जी बाजार से आ गई। तो यहाँ पर जो आ गई में आ लिखा है ये क्या है? मुख्य क्रिया है, और गई क्या है? रंजक क्रिया है। और रंजक क्रिया को हम बोलते हैं क्या? रंजक क्रिया को बोलते हैं सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया तथा रंजक क्रिया इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? संयुक्त क्रिया। तो अब आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए क्या है? लौटना और आना, ये दो क्रियाएं हैं, जिसकी वजह से ये क्या है? संयुक्त क्रिया। इसमें रोना और लगना, तो ये दोनों क्या है? संयुक्त क्रिया। पहुँच और गया, तो ये क्या है? ये भी संयुक्त क्रिया है। आगे चलते हैं। संयुक्त क्रिया के भी भेद होते हैं। वे कौन कौन से हैं? आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चयात्मक बोधक, इच्छा बोधक, शक्ति बोधक तथा पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। अब इन्हें भी हम समझते हैं बहुत कम समय में। संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद हैं उनमें से पहला है आरंभ बोधक। इसे आरंभ बोधक क्यों कहते हैं? जैसे संयुक्त क्रिया से किसी क्रिया के आरंभ होने का बोध हो तो उसे हम कहते हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे वह पढ़ने लगा। क्या करने लगा? पढ़ने लगा। शुरुआत किया पढ़ने का, पढ़ने लगा। पानी बरसने लगा। बारिश कभी नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश क्या हो गई? स्टार्ट हो गई होना, तो क्या होगा? पानी बरसने लगा। वह खेलने लगा। कह सकते हैं कि उसे बुखार हुआ हो, लेकिन वह बुखार से उठ के फिर क्या कर रहा है? खेलने लगा। तो किसी चीज़ का अगर आरंभ हो रहा है, किसी क्रिया का अगर आरंभ हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें दो क्रियाएं हैं, खेलना और लगना, बरसना और लगना, पढ़ने और लगना। तो इसीलिए संयुक्त क्रिया है। आरंभ होने के नाते से कहेंगे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अब समाप्ति बोधक क्रिया, इसे आप समझ गए होंगे। जिसमें क्या हो? समाप्ति का बोध, उसे कहते हैं समाप्ति बोधक क्रिया। जैसे खा चुका है तो समाप्ति हो चुकी है, पढ़ चुका है तो समाप्ति हो रही है, जिसके कारण से कहेंगे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक, जिस क्रिया को निष्पन्न करने के लिए, निष्पन्न मतलब क्या होता है? कंप्लीट, पूर्ण करने के लिए। जिस क्रिया को पूर्ण करने के लिए अवकाश का बोध हो, मतलब आप किसी क्रिया को करने के पहले बहुत लंबा टाइम लग रहा है तो उसे हम कहेंगे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे वह मुश्किल से सोने पाए, इसका मतलब उसे नींद कब से आ रही थी लेकिन वह जग रहा था, तो एक लंबे अवकाश के बाद फिर क्या किया? वह सो पाया। तो यहाँ पे लिखा है वह मुश्किल से सो पाया, इसी कारण इसे कहते हैं अवकाश बोधक। अब बात करते हैं अनुमति बोधक की। जिससे कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो उसे कहते हैं अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। याद रखिए, अनुमति में क्या होता है? अनुमति मांगी जाती है या फिर अनुमति दी जाती है। तो अगर आप अनुमति मांग रहे हैं या अनुमति दे रहे हैं, अगर ये दोनों क्रियाएं हो रही हैं तो इसे कहेंगे हम अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर जैसे देखिए, कोई अनुमति मांग रहा है, क्लास में कोई बच्चा बैठा हो, टीचर से बोला मैं जाऊँ, तो वह अनुमति मांग रहा है। तो अनुमति मांगने का अगर बोध हो रहा है तो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा अनुमति बोधक क्रिया। जैसे मैं बोलूँ, 5 या 6 लोग बीच में बैठे हों और कोई बोलना चाहता है तो वो पूछ रहा है क्या मैं बोलूँ, तो अनुमति मांग रहा है, तो ये क्या होगा? अनुमति बोधक क्रिया। और सामने वाला बोलेगा हाँ बोलिए या फिर हाँ आ जाइए, तो वह अनुमति अगर दिया तो वह भी क्या कहलाएगा? वह भी अनुमति बोधक क्रिया कहलाएगा। अब आगे चलते हैं। नित्यता बोधक।
नित्यता बोधक का अर्थ है जिस क्रिया से आपको क्या हो, नित्यता का बोध हो, वह बंद न होने का भाव प्रकट हो, उसे कहते हैं नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे हवा चलती है, हवा तो नित्य चलती है, इसके कारण इसे क्या कहेंगे, नित्य हो रहा है। पेड़ बढ़ रहा है, पेड़ जब होता है, बड़ा होने लगता है, क्या होता है, वो नित्य प्रति महीने या फिर अगर किसी पेड़ का समय काल छोटा है तो वह जल्दी जल्दी बढ़ता है। तो यह क्या कहलाएगा, यहाँ पे नित्य होने के जो भी कार्य होते हैं वह आते हैं नित्यता बोधक क्रिया के अंदर। अब बात करते हैं आवश्यकता बोधक क्रिया की। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है, जिस कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हमें कराता है उसे कहते हैं हम लोग आवश्यकता बोधक अव्यय, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। मैं अव्यय बोल गया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे तुम्हें यह काम करना चाहिए, जैसे किसी के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, अब वह अपने बच्चे को कुछ काम करने को दिए लेकिन वो करना नहीं चाह रहा है, तो उसके माता पिता उसके भविष्य के बारे में सोच के होने के कारण उसके ऊपर जोर डाल रहे हैं, उसे बतला रहे हैं कि उसकी कितनी आवश्यकता है उसे, तो वह कह रहे हैं कि तुम्हें यह काम करना चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जोर देने का बोध हो रहा है, आवश्यकता के कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, इसी के कारण इसी को कहेंगे हम आवश्यकता बोध। अब बात करते हैं निश्चयता बोधक। जिस संयुक्त क्रिया से क्या हो, निश्चयता का बोध हो, उसे कहेंगे निश्चयता बोधक क्रिया, संयुक्त क्रिया। निश्चयता बोधक संयुक्त क्रिया या निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। उदाहरण के लिए आप यहाँ पर देखिए, आपको एक इमेज दिखाई दे रहा है। इस इमेज में क्या हो रहा है, एक पेड़ है, एक पेड़ से बच्चा क्या हो रहा है, गिरते हुए दिख रहा है, और ये पक्का गिर जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं गिरेगा तो पेड़ गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, निश्चय है कि ये बच्चे क्या, निश्चय है कि ये पेड़ से सटा हुआ नहीं रहेगा, ये गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक निश्चयता का बोध हो रहा है, इसी कारण से कहेंगे हम निश्चयता बोध संयुक्त क्रिया। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में क्या हो, इच्छा प्रकट होने का बोध होता है, उसे कहते हैं इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे मैं खाना चाहता हूँ, किसी को भूख लग गई हो और वह क्या कह रहा है, मैं खाना चाहता हूँ, तो उसकी इच्छा हो रही है खाने की, तो यहाँ पे इच्छा का अगर बोध हो रहा है तो उसे कहेंगे इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। अब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया में क्या होता है, अभ्यास होने का बोध होता है, अभ्यास करने का बोध होता है, उसे कहते हैं अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे वह रोज पढ़ा करता है, वह रोज खेला करता है। खेलने में कैसे अभ्यास होता है, जैसे कोई अगर नया खिलाड़ी आ रहा है तो वह क्या करेगा, रोज रोज खेलेगा तो उसके तौर तरीके समझता है, तो वह अभ्यास कर रहा है। वैसे ही रोज पढ़ा करता है, पढ़ने से क्या होता है, अभ्यास होता है। तो यहाँ पे अभ्यास का बोध हो रहा है, इसलिए अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक में संयुक्त शक्ति होने का बोध हो, जैसे वह चल सकता हो, 1 साल का बच्चा हो, 1.5 महीना का होने लगा, वो चलना शुरू किया तो शक्ति आ गई उसके अंदर, तो इसके कारण वो चल सकता है, बोल सकता है, बोलने लगा हो, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो मजबूत होगा तो वैसे वैसे बोलना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर शक्ति का बोध हो रहा है। वैसे ही अब करते हैं बात पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जब 2 समानार्थक अथवा 2 समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होता है तो उसे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ा लिखा, आया गया या फिर आया जाया, मिलते जुलते, यहाँ पर 2 समान ध्वनि वाले क्रियाओं का संयोग हो रहा है, इसके कारण इसे कहेंगे पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर हम समझ गए संयुक्त क्रिया के बारे में। अब बात करते हैं नाम बोधक या नाम धातु क्रिया के बारे में। याद रखिए, संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं जुड़ी थीं। नाम बोधक क्रियाओं में क्या होता है, संज्ञा अथवा विशेषण, ये 2 चीज़ें रहेंगी, संज्ञा तथा विशेषण, और ये दोनों क्या करेंगी, क्रिया में बदल जाएंगी, जिसकी वजह से ये क्या कहलाती है, नाम बोधक या नाम धातु क्रिया। जैसे संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जुड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लुटेरों ने जमीन हथिया ली, या फिर हमें गरीबों को अपना लेना चाहिए। तो उपरयुक्त या फिर ऊपर जो लिखे हुए वाक्य है उसमें हथियाना तथा अपनाना, यह 2 क्या आए हैं, शब्द आए हैं। तो यहाँ पर हथियाना शब्द बना है हाथ संज्ञा से और अपनाना बना है सर्वनाम शब्द से, क्योंकि अपनाना जो है अपना शब्द से बना है जो कि सर्वनाम है, और हथियाना हाथ शब्द से बना है जो कि संज्ञा है। तो यहाँ पे संज्ञा तथा सर्वनाम यह दोनों से क्या बना है, नाम धातु क्रियाएं बनी हुई हैं।
यहाँ पे देखिए नोट दिया है, नाम बोधक क्रियाएं जो होती हैं वह संयुक्त क्रिया नहीं होती। क्यों? क्योंकि संयुक्त क्रिया में दो क्रियाओं के योग से बनती है संयुक्त क्रिया, लेकिन नाम बोधक क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के मेल से बनती है। तो दोनों में यही अंतर है। यह कई बार पीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसे आप याद रखिए, लकीर का फ़कीर ना बनिएगा। आगे बात करते हैं प्रेरणाबोधक क्रिया। प्रेरणाबोधक क्रिया किसे कहते हैं? जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को कहते हैं प्रेरणाबोधक क्रिया। जैसे काटना से कटवाना या करना से करवाना। उदाहरण, मालिक नौकर से कार साफ करवाता है। क्या करवाता है? कार साफ करवाता है। वैसे ही अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मालिक जो है वह क्या कर रहा है? वह कार्य करवा रहा है किससे? नौकर से। और अध्यापिका क्या कर रही है? छात्र से पाठ पढ़वा रही है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं या फिर करवा रहे हैं उससे कार्य, तो इसे ही कहेंगे हम लोग प्रेरणाबोधक क्रिया। वैसे प्रेरणाबोधक क्रिया जो होती हैं इनमें क्या होते हैं? दो कर्ता होते हैं। एक तो होता है प्रेरक कर्ता जो क्या करता है? काम करवाता है, और दूसरा होता है प्रेरित कर्ता जो क्या करता है? काम करता है। तो करने वाला जो होता है वो प्रेरित कर्ता होता है और जो करवाता है वो होता है प्रेरक कर्ता। तो यहाँ पर प्रेरक कर्ता ये दोनों हैं और प्रेरित कर्ता नौकर और छात्र हैं। तो आप यहाँ पर प्रेरणाबोधक क्रिया को समझ गए होंगे। प्रेरणाबोधक क्रिया जो है वह भी दो प्रकार के होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक में होता है माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर माँ जो है वह स्वयं काम कर रही है, तो इसीलिए जो पहला जो करता था वह स्वयं कार्य करने के कारण उसे कहेंगे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जो दूसरा कर्ता होता है वह कार्य करता है और पहला क्या करता है? उससे प्रेरणा देता है। जैसे माँ पुत्री से क्या कर रही है? भोजन बनवा रही है। जोकर क्या कर रहा है? सर्कस में हाथी से करतब करवा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? कर्ता स्वयं न कार्य करके दूसरे से कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है, जिसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। तो हम समझ गए प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होते हैं? दो कर्ता होते हैं, आप इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया में क्या होता है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त हो जाता है। कर्ता क्या होगा? किसी का नाम होगा या फिर वह सर्वनाम होगा। तो कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो पहली क्रिया जो होती है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। समझने में एकदम कन्फ्यूज़न हो गया होगा, लेकिन हम इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की। तो यहाँ पर देखिए पुजारी ने दो काम किया। पहले तो वह नहाया, उसके बाद वह पूजा करने लगा। तो यहाँ पे पहला जो नहाया और नहाने के बाद वह क्या करने लगा? पूजा करने लगा। तो यहाँ पे यह जो पहला है ये क्या है? ये उसका पहला कार्य है और पूजा करना इसका दूसरा कार्य है। तो दूसरे कार्य को आप छोड़ दें और पहले कार्य को पकड़ लें, तो पहला कार्य जो उसका था नहाना, वही क्या कहलाएगा? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। तो वैसे ही राखी ने घर पहुंचकर फ़ोन किया। तो राखी ने दो काम किया, पहले तो वह घर पहुंची, उसके बाद उसने फ़ोन की। तो यहाँ पर जो दूसरा कार्य है फ़ोन करना, उसे छोड़कर आप घर पहुंची जो उसको पकड़े, और वही पहला कार्य ही कहलाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अब आते हैं मूल क्रिया के ऊपर। मूल क्रिया जो होती है वह एक ही धातु से बनी होती है और उसे हम मूल क्रिया कहते हैं। मूल क्रिया किसे कहते हैं, अब इसे हम समझते हैं, उसके बाद फिर इसे देखते हैं। आ जाइए अब धातु के ऊपर। धातु जो है पहले पीपीटी पर आया था, पहले पेज पर, वैसे ही अब दूसरे पे आते हैं और दूसरे पेज पे हम इसे अच्छी तरह समझते हैं। धातु की परिभाषा लिखा है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं और मूल का अर्थ होता है प्रधान शब्द। उदाहरण से समझेंगे, बिल्कुल सही से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए लिखा है शब्द बोलना। क्या लिखा है? बोलना। अब बोलना शब्द का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा? बोल धन ना। अब इसमें बोल जो है, जो बोल शब्द है, बोल शब्द ही क्या कहलाएगा? वही कहलाएगा मूल रूप। क्या कहलाएगा? मूल रूप। और मूल को ही कहते हैं हम क्या? प्रधान शब्द। मूल रूप को ही हम क्या कहते हैं? प्रधान शब्द। और बोलना में जो लास्ट का अक्षर है ना क्या है? उसका प्रत्यय है। और प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? पीछे लगना और साथ साथ में चलना, उसे ही कहते हैं हम प्रत्यय। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पीछे रहता है और साथ साथ में चलता है, क्योंकि बोलना में ना क्या है? पीछे है और उसके साथ में है, तो ना क्या है? प्रत्यय है। और बोल क्या है? बोल को दो शब्द बोलेंगे,
पहला तो क्या कहेंगे मूल रूप और दूसरा धातु रूप। मूल रूप को ही धातु रूप कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ शब्द यहाँ पे लगा हुआ, मूल धातु में ना प्रत्यय लगने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। देखिए यहाँ पे लिखा है मूल धातु में ना प्रत्यय जब लगता है तो वह सामान्य रूप बन जाता है। जैसे सामान्य शब्द है बोलना, अब बोलना में क्या लगा दिया आपने ना, तो ये क्या बन गया सामान्य रूप। पहले क्या था धातु रूप, तो धातु रूप जो होता है बोल है उसमें ना लगा दिया तो सामान्य रूप हो गया। वैसे ही पढ़ क्या है धातु रूप है या फिर मूल रूप है, उसमें ना प्रत्यय लग गया तो पढ़ना बन गया। वैसे ही लिख क्या है मूल रूप या धातु रूप है, लेकिन ना प्रत्यय लगा तो वह क्या हो गया लिखना हो गया। प्रत्यय के बारे में आपको और भी डिटेल में जाना है तो संज्ञा में पूरी तरह से डिटेल में दिया गया है, आप जाइए और उसे समझिए। धातु रूप को मैंने आपको बतला दिया है, धातु रूप उसमें भी बतलाया गया है, लेकिन यहाँ पे मैंने एक हिंट दिया है, इससे आप समझ सकते हैं। शब्द अगर है बोलना, जैसे देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ सिर्फ 10 सेकेंड। बोलना, बोलना का संधि विच्छेद किया आपने बोल धनना, तो बोल जो शब्द पहला शब्द है यही क्या कहलाएगा मूल रूप या धातु रूप, और ना जो है ये क्या कहलाएगा प्रत्यय कहलाएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं सामान्य रूप बनते हैं। वैसे ही बोल धन ना क्या बन जाएगा बोलना, पढ़ धन ना पढ़ना, लिख धन ना लिखना, देख धन ना देखना, गा धन ना गाना, घूम धन ना घूमना, हंस धन ना हंसना। तो यह क्या है धातु की परिभाषाएं हैं, तो आप समझ गए होंगे धातु किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्रिया क्या होती है, एक ही धातु से बनी होती है और इसे ही हम कहते हैं मूल क्रिया। तो यहाँ पर आप देखिए धातु रूप कौन सा है, चल है, पढ़ है, लिख है, ना नहीं है, याद रखिएगा ना प्रत्यय है और ना लग गया तो सामान्य रूप हो गया। मैंने ये इसलिए यहाँ पे लिखा है ताकि आप अगर तुरंत पढ़ना शुरू किए या फिर आपने वीडियो भगाया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। प्लीज़ इसे आप पूरा डिटेल में देखिएगा। इसमें देखिए चल पढ़ लिख आ बैठ यही मूल रूप है, ना नहीं लगेगा, ना रहेगा तो ये मूल रूप नहीं कहलाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल एकदम सही लिखा है, उसने पत्र लिखा, रमेश आया, यहाँ पे ना शब्द नहीं है तो यह क्या कहलाएंगे, यह कहलाएंगे मूल क्रिया। तो याद रखिए जिस शब्द में मूल रूप आए या फिर मूल धातु आए वही कहलाती हैं मूल क्रिया। अब आगे चलते हैं नामिक क्रिया। संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। अब नामिक क्रिया को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि क्रिया कर किसे कहते हैं। अब क्रिया कर में क्या होता है, शब्द जैसे लिखा है यहाँ पे वार करना। अब वार करना में जो कर शब्द है ये मोटे अक्षरों में लिखा है और मालूम होना में हो जो है ये क्या है, ये भी मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। तो कर तथा हो यह जो दो शब्द आए हैं यही दोनों शब्द क्या हैं, क्रियाकर हैं। याद रखिएगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको अगर इसको समझना है तो यहाँ पे देखिए आप ये जो सफ़ेद इमेज जो लगा है इसे आप पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्रिया करो के बारे में, प्यार करना, इंतजार करना, मरम्मत करना, तारीफ करना, मना करना, मालूम होना या सिद्ध होना। इनमें प्यार, इंतजार, मरम्मत, तारीफ, मना, मालूम यह सब क्या है सिद्ध क्रिया के मूल शब्द हैं। इन्हें नहीं जानना है, लेकिन क्रिया क्रिया किसे कहते हैं ये समझना है, इसलिए इन्हें क्रिया मूल कहा जाता है। इसे छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिए मिश्र क्रिया का दूसरा घटक, मिश्र क्रिया का दूसरा घटक कर हो आदि। यहाँ पे देखिए प्यार करना में कर है और मालूम होना में हो है। प्यार करना में कर है, इंतजार करना में कर है, मरम्मत करना में कर है, तारीफ करना में कर है, मना करना में कर है, लेकिन मालूम होना में हो है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मिश्र क्रिया का दूसरा घटक कर हो आदि का काम संज्ञा या विशेषण के क्रिया में परिणत करना है, इसलिए इसे क्रिया कर कहते हैं। याद रखिएगा, आपको मैं आसान भाषा में समझा रहा हूँ। वार करना में कर और मालूम होना में हो, यह कर और हो जो है यही कहलाते हैं क्रिया कर। बस इतना समझ लीजिए और कुछ मत समझिए। तो उसी तरह यहाँ पे लिखा है संज्ञा विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया कर लगाने से बनी क्रिया नामिक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है, दिखाई देना में दे, दाखिल होना में हो, सुनाई पड़ना में पढ़, तो ये दे हो पढ़ यही सब क्या है क्रियाकर हैं। तो क्रियाकर इसमें लगने के कारण ही ये कहलाती है नामिक क्रिया। और नामिक क्रिया का एक और नाम है मिश्र क्रिया। बस यही याद रखिए, नामिक क्रिया का एक और नाम मिश्र क्रिया। और नामिक क्रिया इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रियाकर लगता है। और क्रियाकर किसे कहते हैं, जैसे दिखाई देना में दे, मालूम होना में हो, सुनाई पड़ना में पढ़। तो दे हो पढ़ जिसमें लगे क्रियाकर शब्द हैं, वो लगने के कारण वे कहलाते हैं नामिक क्रिया। और ये संज्ञा विशेषण के साथ में लगेंगे, याद रखिएगा, क्रिया के साथ में नहीं। क्रिया के साथ में लगेंगे तो नामिक क्रिया नहीं होंगे। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे इन सब बातों को।
आगे चलते हैं समस्त क्रिया की ओर। समस्त क्रिया जो होता है यह दो धातुओं के योग से संपन्न होता है तथा इसमें दोनों धातुओं के अर्थ बने रहें, उसे ही कहते हैं हम समस्त क्रिया। यहाँ पे देखिए खेल कूद, उठ बैठ, चल फिर, मारपीट, कह सुन, यह क्या है? दो धातु हैं और यही दोनों धातुओं के योग से ही यह शब्द बनते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं समस्त क्रिया। सामान्य क्रिया, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो उसे कहते हैं सामान्य क्रिया। जैसे उसे पढ़ना है तो इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना क्या है? यही एक सामान्य एक ही क्रिया है, जिसके कारण इसे कहेंगे सामान्य क्रिया। अब आते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या होता है? मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को, मूल क्रिया के साथ में प्रयुक्त होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। देखिए आपको यहाँ पर बात आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला है वह फिसला, दूसरा है वह फिसल गया, तीसरा क्या है? फिसल गया है। अब इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, फिसलना। फिसलना क्या है? कॉमन है। पहले वाक्य में यह क्रिया शब्द जो फिसला आया है वह लिखा है, लेकिन दूसरे शब्द में क्या है? फिसल गया आया है। फिसल गया में फिसल क्या है? आप जानते हैं क्रिया है, लेकिन गया जो आया है क्या है? यह सहायक क्रिया है। और फिसल गया है में क्या है? इसमें भी गया जो है, गया है जो लिखा है ये भी क्या है? सहायक क्रिया है। तो इसमें यह बोला गया है कि मूल क्रिया के साथ में जो सहायक क्रिया आती है वही कहलाती है सहायक क्रिया। तो इसमें फिसल जो लिखा है शब्द ये क्या है? मूल क्रिया है, और इसके साथ में गया जो है यह क्या है? सहायक क्रिया इसके साथ में आ गई है, इसलिए क्या कहलाएगी? यह सहायक क्रिया कहलाएगी। तो आगे चलते हैं सजाती क्रिया। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं के साथ उनके धातु की बनी भाववाचक संज्ञा के प्रयोग को ही सजाती क्रिया कहते हैं। अब भाव किसे कहते हैं? भाव जो है मन से निकलने वाले भाव को क्या कहते हैं? भाव। जैसे यहाँ पे लिखा है वह मन से पढ़ाई करता है। यहाँ पे देखिए मन कहीं दिखता नहीं है आपको, यह एक भाव है। जिसने चाव से खाना खाया, चाव आप कभी देखे हैं? नहीं कि देखे हैं ना। तो चाव जो है ये एक भाव है, वह अच्छी लिखाई लिख रहा है, तो अच्छी क्या है? वह एक भाव है जो देखकर आपके मन में जग उठी है। आपने उसके राइटिंग को देखा और देखकर आपके मन में आया कितना सुंदर लिखता है, तो वह अच्छी लिखाई जो है, अच्छी एक भाव है जो देखकर आप उस पर मोहित हो गए हैं। तो किसी चीज़ पर आप मोहित हो रहे हो, आपका मन आ गया है, तो उसी को कहते हैं भाव। इसमें भाव प्रकट होता है, इसलिए इसे सजाती क्रिया कहते हैं। विधि क्रिया। विधि क्रिया को अर्थ क्या होता है? देखिए विधि जो होता है, विधि का अर्थ होता है कानून। क्या होता है? कानून। और कानून में क्या दिया जाता है? कानून में दिया जाता है आज्ञा। क्या दी जाती है? आज्ञा। तो ये एक आपको मैं याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। विधि क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है? किसी आज्ञा का पता चले, उसे कहते हैं हम विधि क्रिया। जैसे यहाँ चले जाओ, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि विधि का अर्थ होता है कानून, और कानून क्या करता है? हमेशा आज्ञा देता है। तो इसमें आज्ञा देने का काम आता है। यहाँ पे लिखा है जैसे आपको क्या पता चले? किसी आज्ञा का पता चले क्रिया से, क्रिया के द्वारा, तो वह क्या कहलाती है? विधि क्रिया। तो आप इसे समझ सकते हैं बहुत ही आसानी से। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी। विधि क्रिया कैसे कहते हैं, सजाती क्रिया कैसे कहते हैं, समस्त सामान्य सहायक नामक क्रिया, धातु की परिभाषा, मूल, मैंने ऑल क्रियाएं आपके सामने पूरी तरह से कवर कर दी। इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी नहीं आने वाला, तो आप इसे देखें। और आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल होगा। तो मिलते हैं आगे दूसरे ग्रामर के किसी चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।